हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो मैं सर्वेश यादव, बॉटनी फैकल्टी टीम सीएलसी। तो बेटा अपन जो यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। ओके, 11th क्लास का आपका ये चैप्टर है। 11th एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं सेल बायोलॉजी के। ओके, फर्स्ट जो चैप्टर है वो 8th चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है वो 10th है। तो मैं एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से अपन इस यूनिट को कवर करेंगे। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल बायोलॉजी यूनिट है वो एग्जाम बेसिस पे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोशिका विज्ञान से लगभग 8 क्वेश्चन आपके नीट में मिलेंगे और बहुत ही बेसिक यूनिट होती है बेटा ये। ठीक है, बिल्कुल आधारभूत इकाई है, कोशिका भी है और ये यूनिट भी है, क्योंकि जनरली इस यूनिट का कनेक्शन हर एक चैप्टर से है। ठीक है, तो आप टारगेट में बैठे हो तो ऑब्वियसली आप जो है सिलेबस को एक बार जो है और गो थ्रू हो चुके हो। तो अपन कोशिका विज्ञान को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपन स्टडी करेंगे और कौन कौन से टॉपिक जो है अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो सेल बायो है उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा। यहाँ पर सेल बायो फर्स्ट एंड सेल बायो सेकंड। ओके, सेल बायोलॉजी फर्स्ट, सेल बायोलॉजी सेकंड। जो फर्स्ट है उसमें अपन आपका जो चैप्टर है 11th का, चैप्टर 8th, उसको अपन इसमें कवर करेंगे। और सेकंड जो है वो चैप्टर है आपका 10th, उसको कवर करेंगे। ठीक है बेटा, जो 8th चैप्टर है वो है आपका कोशिका जीवन की इकाई, जिसके अंदर कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन, यूकैरियोटिक कोशिका संगठन, वो सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। और सेल बायो सेकंड में अपन चैप्टर 10th को इंक्लूड करेंगे बेटा। ठीक है, जिसके अंदर आपका कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों को मिला के अपने कोशिका विज्ञान की बात की, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कुछ पहले इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक्स बातें बताऊँगा बेटा, ताकि आपका जो लिंक है वो आगे तक बैठ जाए। ठीक है, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे जो भी मैं वर्ड या जो भी स्टेटमेंट लिखूं उन पे ध्यान देना है और आपके प्रॉपर जो है नोट्स भी आप बनाते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन, बिल्कुल मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है बेटा? बहुत ही बेसिक टर्म है, आप 8th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, लेकिन एक बार वापस समझना, बायोलॉजी जीव विज्ञान। ओके, तो बायोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, बायो मीन्स जीव। तो जीवों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करते हैं बेटा? अपन बायोलॉजी के अंतर्गत। और बायोलॉजी में अपने मुख्य रूप से 2 जो ब्रांच हैं, जैसे अपन बात करें जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी प्राणी शास्त्र और बॉटनी जो है वो है वनस्पति शास्त्र। ठीक है, जूलॉजी में अपन जंतुओं का अध्ययन करेंगे और बॉटनी में अपन पादपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, तो बायोलॉजी में अपन बात करते हैं बेटा किसकी? ऑर्गेनिज्म की, जीव। थोड़ा इंट्रोडक्शन चलेगा बेटा, इस पे ध्यान देना। अपन बात करते हैं बेटा जीव क्या होता है। ओके, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, जीव है उसकी क्या डेफिनेशन है, जीव क्या होता है, जीव का अध्ययन जो है बायोलॉजी है। तो मैं जीव की अगर बात करूं, ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो बेटा समझना इंपॉर्टेंट है। जीव एक ऐसी संरचना है जिसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व यापन होता है और वो जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने में क्या होता है बेटा? सक्षम होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीव। देखें यहाँ पर इसकी 2 प्रॉपर्टी है बेटा, 2 लक्षण है, स्वतंत्र अस्तित्व यापन, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने में सक्षम। ओके बेटा, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। समझना बेटा, स्टेटमेंट का खेल है बायोलॉजी में केवल।
आप स्टेटमेंट पे बिल्कुल फोकस करते हुए चलना कि डेफिनेशन क्या है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, स्टेटमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, अपन बीच बीच में सारी बातें करेंगे। तो जीव को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? जीव एक संरचना है जिसका स्वतंत्र जीवन व्यापन होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड जीवन के सभी कार्य करने में क्या हो, वो जो जीवन के लिए आवश्यक कार्य हैं, अभी बात करेंगे, वो सभी कार्य करने में क्या होता है बेटा? वो सक्षम होता है। तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? जीव नाम दे दिया। जैसे कार्य की बात करें तो डाइवर्सिटी का जो आपका पहला चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें आपने पढ़ा होगा जीवन के लिए आवश्यक कार्य जैसे होते हैं आपके रिप्रोडक्शन, जनन, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, उपापचय, इसके अलावा बेटा ग्रोथ एटसेट्रा। तो ये वो आवश्यक कार्य हैं जिनकी सहायता से जीव जो है वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, और ये सारे कार्य करने में सक्षम है, तभी आपने इसको नाम क्या दिया है? जीव नाम दिया है। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे की बात करें, जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। आपको पता है बेटा, अभी बात करेंगे जीव जो है किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के, कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। यदि जीव एक कोशिका का बना है तो उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिक जीव कौन होगा? जो अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये तो सिंपल बात होगी बेटा, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे समझना। एक तो होता है आपका, ठीक है बेटा, एक तो होता है एक कोशिक जीव और दूसरा होता है बहुकोशिक जीव। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो समझना बेटा, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब एक सिंगल सेल का बना है, या अपन उसको परिभाषित रूप से क्या कह सकते हैं? यदि एक कोशिका स्वतंत्र जीवन अस्तित्व यापन करती हो और जीवन के लिए सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अपन एक कोशिक जीव। और यदि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर स्वतंत्र जीवन यापन करें और सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम हो तो उसको क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं जैसे एग्जाम्पल दूं, डाइवर्सिटी आपने पढ़ी होगी या आप डाइवर्सिटी जो है पढ़ेंगे, तो बेटा एग्जाम्पल की बात करें एक कोशिकीय जीव की, तो उसके अंदर जो किंगडम मोनेरा है आपका, किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा किंगडम में जितने भी जीव हैं वो सारे एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसको परिभाषित कैसे करोगे? यदि एक कोशिका का स्वतंत्र जीवन यापन हो और सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक कोशिकीय जीव। ठीक है बेटा, तो जो एक कोशिकीय जीव उनके उदाहरणों की अगर बात करें तो जो आपका किंगडम मोनेरा है उसके जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को आप कौन से कैटेगरी में शामिल करोगे बेटा? एक कोशिकीय जीव। तो अपन वैसे इनकी बातें करेंगे, किंगडम मोनेरा की डाइवर्सिटी में भी ये टॉपिक है। तो किंगडम मोनेरा की बात करें, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा आपका, जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है, इसके अलावा आपका साइनोबैक्टीरिया है, बीजीए। तो बेटा ये जितने भी जीव हैं वो एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा समझे बेटा? यदि एक कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन प्रदर्शित करती हो और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम हो तो उसको आप क्या बोलोगे? एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इसमें देखो बेटा, बहुकोशिकीय जीव जो है उसमें अनेक कोशिकाएं हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अलावा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें भी एक कोशिकीय जीव होंगे। एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो ये दोनों किंगडम जो है उनमें कौन से सदस्य हैं बेटा? एक कोशिकीय। और अगर बात करें बेटा फंजाई, इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ओके, तो इनमें जो भी एग्जाम्पल है वो किसकी श्रेणी में आएंगे बेटा? बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आएंगे। कुछ अपवाद है जिनकी आगे बातें करेंगे। तो ये बात होगी आपकी ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म को आपने डिफाइन किया, फिर से वही बात आ गई बेटा, जीव किसके बने हैं? कोशिका के। तो उसको आगे अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कोशिका की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बेसिक बातें हो गई हैं। तो फिर से सुनो बेटा, जीव का एग्जाम्पल बताया मैंने, जीव की परिभाषा, जीव एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब बात आती है बेटा किसकी? कोशिका की। तो आपका जो चैप्टर है मैंने अभी बताया था 8th चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कोशिका, जीवन की इकाई। ठीक है, इस चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहां तक की बात क्लियर बेटा? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कोशिका विज्ञान जो है उसकी परिभाषा।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक है, इसलिए हमको स्टार्ट करना जरूरी है। तो थोड़ा सा इंग्लिश की टर्म भी बेटा सीखना स्टार्ट कर देना। सेल बायोलॉजी, कई बार इसको अपन साइटोलॉजी भी बोल देते हैं बेटा, एक ही बात है। कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान को बेटा कैसे परिभाषित करोगे, जिसके अंतर्गत अपन कोशिका का समग्र अध्ययन करते हैं बेटा। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल, सेल की संरचना, सेल के कार्य, कि कोशिका में जनन कैसे होता है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन किसमें आ जाएगा बेटा, सेल बायोलॉजी में। जैसे अपन बात करें कि कोशिका जो है उसकी संरचना क्या है, अभी बात करेंगे संरचना की, कार्य, जनन, उसका संगठन क्या है बेटा, संगठन का भी अध्ययन करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, ये तो हो गया आपका सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो साइटोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो जनक हैं वो कौन है बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक की अभी बात आने वाली है बेटा। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल की। व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। इस पे ध्यान देना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बहुत बेसिक है, अभी मैं बिल्कुल जीरो से कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। कोशिका क्या होती है बेटा, कई इस पे अपन स्टेटमेंट दे सकते हैं। कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोशिका क्या होती है, व्हाट इज सेल। एक सेल की अगर मैं संरचना की बात करूँ, सेल की डेफिनेशन की बात करूँ, तो वो क्या होती है बेटा, इस पे ध्यान देना बेटा। व्हाट इज सेल, तो बेटा सेल जो है, जैसे अपन स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सेल की एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना बनाते हैं। तो सेल एक ऐसी संरचना है जो एक डिफरेंशियली परमिएबल, या मैं कहूँ चयनात्मक पारगम्य, विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सेल। जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसके चारों ओर एक परत है बेटा, ये क्या है, परत है, एक लेयर है ये। और ये लेयर कैसी है बेटा, चयनात्मक पारगम्य, ओके। चयनात्मक पारगम्य परत द्वारा घिरी होती है। और बेटा चयनात्मक पारगम्य परत नहीं होगी तो सेल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया है, सेल। बहुत ही छोटी इकाई होती है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक कंपार्टमेंट है ये, जिसके अंदर की तरफ भरा होता है बेटा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर अनेक जैवाणु पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर भी एक बॉडी लेवर होता है, एक कार्यात्मक रूप से उसमें भी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कईयों को कोशिकांग बोलते हैं, किसी को कुछ बोलेंगे, ठीक है, जिनका अलग अलग विशिष्ट क्या होता है, कार्य होता है। तब जाके कोशिका जो है वो सारे कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। फिर से सुने बेटा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है और इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, जिसके अंदर सारी उपापचय क्रियाएं जो है वो संपन्न होती हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है मुख्य रूप से उपापचय क्रियाओं का क्या है बेटा, स्थल है। यहाँ पर क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं। अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अंदर दुनिया भर के सेल ऑर्गेनाइजन को आगे लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, एक पतली परत द्वारा घिरी होती है जो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ जो कोशिका है उसका एक विशिष्ट संगठन होता है जो फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली एक संगठन दर्शाती है, जिसके कारण वो कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। उसका विशिष्ट जो है भौतिक आकार होता है, विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, विशिष्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं जो है वो क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक कोशिका, ठीक है। और ये जो झिल्ली है, मैंने बोला चयनात्मक पारगम्य, जो ये कोशिका का आंतरिक वातावरण कहलाता है बेटा। इस झिल्ली के अंदर का जो भी वातावरण है वो क्या है, कोशिका का आंतरिक वातावरण, और बाहर क्या बोलेंगे, बाह्य वातावरण। तो ये जो झिल्ली है वो आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य
तारतम्य बना के भी रखती है, उनके बीच में इंटरेक्शन भी होता है, मॉलिक्यूल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भी क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं, लेकिन चयनात्मक। अगर ये चयनात्मक नहीं होगी तो जो हार्मफुल हैं, जो नुकसान दे सकते हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर एंटर होंगी, तो कोशिका की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब आंतरिक वातावरण जो है वो बाह्य वातावरण से क्या है बेटा, विभेदित है। किसके द्वारा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा। ये सारी बातें अपन आगे कवर करेंगे, ये बिल्कुल मैं एक बार बेसिक से कहानी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी बेटा, सेल की। अब सेल के बारे में बात करेंगे, सेल का इतिहास क्या है, सेल की जो खोज है वो किसने की थी, तो उन पे अपन चलते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, मैंने कवर किए, अब इनको एक एक करके आगे अपन स्टडी करते हैं। बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर लेक्चर को सुनना। एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत ही ब्रीफ के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं। एनसीईआरटी में हर एक स्टेटमेंट के पीछे बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं बेटा, उसका बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई लाइन आपने रट ली है, हर लाइन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है। तो आप को स्टडी ऐसे ही करनी है, हर लाइन के लॉजिक पे जाना है, उसके एक्सप्लेनेशन पे जाना है, वो लाइन भी याद रखनी है और उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन उनको इजीली क्या कर पाओ बेटा, सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो रटना नहीं है बेटा, समझना है, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे कोशिका का इतिहास। ठीक है बेटा, हिस्ट्री ऑफ सेल। तो हिस्ट्री ऑफ सेल में बेटा अपन बात करेंगे सबसे पहले कि कोशिका जो है उसकी खोज किसने की, कोशिका नाम कहाँ से आया, ठीक है। बार बार ये कोशिका टर्म यूज नहीं करूंगा बेटा, मैं सेल टर्म यूज करूंगा, ठीक है। तो अपन बात करें अगर इतिहास की, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा रॉबर्ट हुक। ये बात है बेटा 1665, ठीक है। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया, सेल टर्म जो है वो रॉबर्ट हुक ने, सेल की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है बेटा, रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। तो अपन इसकी बात करें, रॉबर्ट हुक जो है वो क्या था बेटा, स्पेक्ट मेकर था। सुनना, इंटरेस्टिंग कहानी है। रॉबर्ट हुक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो चश्मे बनाता था, लेंस वगैरह के बारे में उसको जानकारी थी, या अपन कह सकते हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड था, उसको लेंस वगैरह डिज़ाइन करना या चश्मे बनाने का उसको नॉलेज था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसने स्वयं ने इसको डिजाइन किया, खुद ने बनाया, ठीक है। और उसने एक क्या किया, ये जो आपका कॉर्क होता है बेटा, ध्यान देना, कॉर्क जो बोतल होती है उन पे जो कॉर्क का ढक्कन लगा होता है, कॉर्क जो है डेड पार्ट होता है प्लांट का, एक वुड है, लकड़ी है, जिसको अपन कॉर्क बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक बोतल का कॉर्क लिया, बोतल कॉर्क, और कॉर्क क्या होता है बेटा, डेड पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। उस कॉर्क की एक पतली परत उसने यूज में ली बेटा, थिन स्लाइस, पतली परत, बहुत ही पतली काट, उस कॉर्क को यूज लिया और उसकी बहुत पतली काट को उसने क्या किया, वहां से रिमूव किया, और उसने माइक्रोस्कोप के द्वारा, इस माइक्रोस्कोप के द्वारा उसने उस परत को क्या किया बेटा, देखा। तो उसने देखा कि उस पतली परत को जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसने ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी बेटा। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जो मधुमक्खी का छाता होता है, बी हाइव जो होते हैं मधुमक्खी का छाता, इस प्रकार की उसको संरचनाएं दिखाई दी, ठीक है। कैसा दिख रहा है ये, हनी जो बी होती है, हाइव, मधुमक्खी का छाता, जिसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना उसको दिखाई दी। तो जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको, जो अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, कक्षक जो दिख रहे हैं, उनको नाम दिया सेलुला। ये क्या है बेटा, सेलुला, लैटिन वर्ड है। सेलुला का मतलब होता है कि होलो कंपार्टमेंट, एक खाली कक्षक,
ठीक है। सेलुला मतलब एक कंपार्टमेंट, एक सेल है ये, एक कक्षक है ये, तो उसको नाम दिया सेलुला, और सेलुला से नाम क्या है बेटा, सेल। ओके, ये सेल। और ऑब्वियसली आपको पता है बेटा जो कोर्क है वो क्या होता है, डेड होता है। बाद में पता लगा जो कोर्क है, ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है भाई, इसमें विजिबल पार्ट क्या है, ये बाउंड्री तो है, अंदर कुछ है नहीं क्योंकि डेड सेल है। तो ये जो बाउंड्री थी एक्चुअल में क्या थी, ये थी सेल वॉल, क्या थी, कोशिका भित्ति। तो यहाँ से जो क्वेश्चन डिजाइन होंगे बेटा, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कहा जाए कोशिका की खोज का श्रेय, सेल की जो खोज है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, रॉबर्ट हुक। कोशिका नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द भी किसके द्वारा दिया गया बेटा, रॉबर्ट हुक। लेकिन कौन सी कोशिका थी, डेड या जीवित, वेरी गुड, डेड, मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोशिका भित्ति की खोज तो भी आंसर क्या जाएगा, रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति, उसकी भी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो भी अध्ययन किया बेटा, उसको एक पुस्तक के अंदर उसने प्रकाशित किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये जो स्टडी की थी उसको एक पुस्तक में लिखा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना। स्टडी बुक कौन सी थी बेटा, माइक्रोग्राफिया। ये क्या है, बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक है जिसने सारे अध्ययन को उसने क्या किया, समराइज कर दिया। फिर से सुने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। कोशिका भित्ति की खोज, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो स्टडी की थी या जो अध्ययन किया था वो किस पे किया था, डेड पार्ट पे। तो ऑब्वियसली क्या है, डेड सेल बोलेंगे इसमें। जीवित कोशिका का अध्ययन जो है वो रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, वो अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या आया, कोशिका शब्द आया और कोशिका की डिस्कवरी हुई। ठीक है बेटा, सेल। तो एक्चुअल में सेल का मीनिंग क्या हो गया, सेल का मतलब क्या होता है बेटा, सेलुला मीन्स होलो कंपार्टमेंट या कक्षक, खाली स्थान, जिसको अपन बोलते हैं सेल। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है बेटा सेल खाली नहीं होती। लिविंग सेल की बात करें उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, लेकिन ये उस समय इतनी जानकारी थी नहीं, उसको नाम दे दिया सेल, जिसको आज भी अपन यूज में ले रहे हैं। उसके बाद आया बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, इंपॉर्टेंट है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसने भी स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के द्वारा उसने भी कोशिका का अध्ययन किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जीवित कोशिका का अध्ययन। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ द लिविंग सेल। थोड़ी इंग्लिश भी चल जाएगी बेटा, इजी है, मैं हिंदी बोल दूंगा। स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इसलिए जीवित कोशिका की खोज की अगर बात करें आंसर क्या जाएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसने बैक्टीरिया का अध्ययन किया, प्रोटोजोआ, ह्यूमन आरबीसी, स्पर्म्स, ये क्या है बेटा, ये सेल्स हैं। ठीक है, इनका अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप के द्वारा इनका अध्ययन किया। तो जो जीवित कोशिका है उसकी खोज का श्रेय किसको देंगे अपन बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को। ठीक है, ये कोशिका की हिस्ट्री की बेटा बात होगी। एक और टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में, अभी सुन लो, आगे वैसे डिटेल में आएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये बात है बेटा 1831। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी बेटा, केंद्रक की। केंद्रक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन को। ठीक है, यूकैरियोट की बात करेंगे उसमें केंद्र की अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, हिस्ट्री होगी किसकी, सेल की। अब आगे चलते हैं बेटा अपन। अब हिस्ट्री के बाद थोड़ी सेल के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्या है सेल, क्या उपयोग है इसका। इतना आपको समझ में आ गया बेटा। कोशिका जो होती है वो जीवन की इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको आगे अपन स्ट्रक्चरल रूप से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर से आओ बेटा, यहाँ पर देखो सेल, कोशिका,
अब आप बताओगे बेटा, मैं बोल सकता हूँ कोशिका क्या है? जीवन की इकाई, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, कोशिका के बिना कोई भी जीव जो है उसका स्वतंत्र जीवन यापन नहीं हो सकता। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको समझे बेटा। जो कोशिका है, या मैं बोलूँ कि जीव के लिए कोशिका बहुत ही आवश्यक होती है। कोशिका के बिना किसी का भी जीवन या स्वतंत्र जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिका के बिना किसी का भी जीवन स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं इसलिए कोशिका जो है वो जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। बोल सकते हैं जीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है बेटा? इकाई होती है। कौन? कोशिका। ठीक है, फिर से समझे बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं अपन। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है, स्वतंत्र जीवन अस्तित्व सेल के बिना हो ही नहीं सकता। जहां कोशिका है वहीं पर ही क्या है बेटा? जीवन है। कोशिका के बिना जीवन यापन पॉसिबल नहीं है। कारण मैंने बताया, क्योंकि कोशिका एक ऐसी संरचना है जो चारों तरफ से एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसके अंदर अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसका वातावरण जो है वो बाह्य वातावरण से विशिष्ट हो जाता है, तब जाके वो सारे कार्य करने में क्या होती है बेटा? सक्षम होती है। ठीक है, और कोशिकाएं आपस में इंटरेक्शन करने में सक्षम होती है बेटा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, वातावरण के साथ भी इंटरेक्शन रखती हैं, तब जाके जीवन का क्या होता है बेटा? अस्तित्व संपन्न हो पाता है। ठीक है, ये बात होगी सेल की आपकी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। आपने अभी बात की है कि कोशिका क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है कोशिका का। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका कोशिका सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या रहेगा अपना बेटा? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत समझे बेटा, इससे क्वेश्चन आने की पूरे चांस है बेटा, ध्यान देना। कोशिका सिद्धांत और बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, फिर बात करेंगे कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो यही बनता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाई द्वारा। तो यहाँ सीधा बेटा शॉर्ट में हिंट दे रहा हूँ, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर क्या जाएगा आपका? मैथियाज स्लीडन तथा थियोडोर स्वान। ध्यान दे बेटा, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक है मैथियास स्लाइडन और दूसरा कौन है? थियोडोर स्वान। ठीक है, एम स्लीडन एंड टी थियोडोर स्वान। अब इनकी बेटा अपन बात करेंगे, और ये कब की बात है ये सारे अपन अभी डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, चलो ये दो साइंटिस्ट हैं बेटा, ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। आपने क्लास में अगर अच्छे से सुन लिया ना तो आपको रिवीजन की आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट से आपको हर पॉइंट को बेटा सुनना पड़ेगा। आपको चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको चीज़ें याद नहीं है तो और ध्यान से सुनो, और आपको पहले से वो टॉपिक क्लियर है तो और ज़्यादा ध्यान दे बेटा, कि नया कुछ सीखने को मिले, या वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको उसको ज़िंदगी में दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता ही ना हो। तो इतना ध्यान से सुनना है कि उसको रिवीजन की डिमांड ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पास आप बेटा इतना सारा कुछ एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको फिजिक्स भी रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री भी, जूलॉजी भी, बॉटनी भी। तो आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो इतना ध्यान से सुनना कि आपको रिवीजन की कम आवश्यकता हो, क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रिवीजन मांगती हैं बेटा, जिनमें रटना भी होता है, एग्जाम्पल याद करने होते हैं, फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, स्ट्रक्चर याद करनी होती हैं। तो उन पे फिर आप ध्यान देना, यहाँ इनको साथ साथ ही कवर करते जाना। ठीक है, तो मैं दोनों साइंटिस्ट की अलग अलग बात कर रहा हूँ। ये कौन है? एम स्लीडन, और दूसरा कौन है? स्वान। तो इनकी दोनों की अपन बात करेंगे। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं वो बेटा अलग अलग देश में उन्होंने अलग अलग समय पे क्या किया था? अपना जो है
स्टडी की थी। तो ये जो स्वीडन था वो था बेटा आपका जर्मन बोटनिस्ट था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन था ये? जर्मन बोटनिस्ट। समझ गए बेटा, जर्मनी का था ये, और वनस्पति शास्त्र जो है उसका वैज्ञानिक था। बोटनी जो प्लांट पे काम करते हैं। और ये बात है बेटा कब की? 1838 की है, ठीक है, 1838 की बात है। जर्मन बोटनिस्ट था और इसने अनेक पादपों पर क्या किया? अध्ययन किया। अलग अलग बात कर रहा हूँ बेटा मैं दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे आता है। तो इसने किस पे अध्ययन किया? इसने अनेक पादपों पर अध्ययन किया। बेटा पॉइंट समझते जाना, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन किस फ्रेम में डिजाइन हो जाए। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो फ्रेमिंग है बहुत इजी हो गई है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछने लगे। और इजी क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि इजी क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अनेक पादपों पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने कुछ स्टेटमेंट दिए। तो उसने क्या बोला कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या था बेटा स्लीडन का? पादप अनेक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जो उत्तकों का, टिश्यूज का निर्माण करती हैं, उत्तक बनाती हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? जो पादप अनेक कोशिकाओं के बने, अनेक प्रकार की कोशिकाओं के बने, और वो कोशिकाएं जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। ऑब्वियसली सेल पाई जाती है और टिश्यू जो आगे अपन एनाटॉमी में टिश्यूज की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था बेटा कि अनेक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और ये कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करती हैं। स्टेटमेंट किसका है? स्वीडन का। ठीक है, ये बात होगी इसकी स्वीडन की। इसके बाद कौन आया बेटा? आपका स्वान। स्वान जो था वो था ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटेन का, और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था बेटा, याद रहे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और ये बात है बेटा 1839 की। ओके, ब्रिटेन का था और ये प्राणी वैज्ञानिक था। स्वान ने क्या क्या अध्ययन किया, उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, उनके ऊपर एक बार फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, जूलॉजी, तो उसने क्या किया? जंतु कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका का अध्ययन, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और उसने अध्ययन के दौरान देखा कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो एक पतली परत द्वारा घिरी होती हैं। पतली परत द्वारा घिरी होती हैं, और इस पतली परत को आजकल बेटा जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जीवद्रव्य झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा जीवद्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो जीवद्रव्य झिल्ली की खोज का श्रेय भी किसको देंगे अपन बेटा? स्वान को। उसने सबसे पहले इसको देखा और इसके बारे में बताया। अगला इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वान ने कुछ पादप कोशिकाओं पर भी अध्ययन किया, कुछ पादपों पर अध्ययन किया। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, किस पर अध्ययन करके? पादप कोशिका। ठीक है, जूलॉजिस्ट था, लेकिन इसने प्लांट सेल के ऊपर भी क्या किया बेटा? स्टडी की। और पादपों पर अध्ययन करके, उन कोशिकाओं पर अध्ययन करके उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जो पादपों का क्या है बेटा? एक महत्वपूर्ण लक्षण है, अद्वितीय लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण होती है। बात समझ में आई बेटा? पादप कोशिका जो है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है चारों तरफ, जो उनका क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर है, एक अद्वितीय लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है। ये बात भी किसने बोली बेटा?
किसने? स्वान ने। स्टेटमेंट किसका है? स्वान का। ध्यान रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगली बात बेटा, स्वान ने देखो जंतु और पादपों पर दोनों पर अध्ययन किया है, तो अपन कह सकते हैं जंतु और पादप दोनों पर अध्ययन करके उसने एक परिकल्पना दी, जिसको अपन बोलते हैं स्वान परिकल्पना। स्वान परिकल्पना, स्वान हाइपोथेसिस। तो स्वान परिकल्पना में उसने क्या स्टेटमेंट दिया बेटा? उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन दिया, जो क्या था सुने। जंतु और पादपों पर अध्ययन किया और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो प्राणी और जो पादप होते हैं वो कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। जंतु और प्राणी एक ही बात है बेटा, जंतु व पादप कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं बेटा। जंतु व पादप या जंतु व पादपों का जो शरीर है वो कोशिकाओं तथा इनके उत्पादों का बना होता है, ये कथन किसने दिया था? आंसर क्या जाएगा बेटा? स्वान। द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये स्टेटमेंट किसका है बेटा? स्वान का है। बात समझना बेटा बहुत ध्यान से। जंतु व पादपों का शरीर जो है कोशिकाओं तथा इसके उत्पादों का बना होता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वान ने। तो ये बात होगी इसकी स्लीडन और स्वान के। देखो अलग अलग, दोनों की कंट्री अलग है, समय अलग है। ये बात है 38 की, ये बात है 39 की। उन्होंने अलग अलग अध्ययन किया और किसने क्या स्टेटमेंट दिया मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये दोनों मिले, उसके बाद इन दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोशिका सिद्धांत में क्या क्या आएगा सुनो बेटा ध्यान से। अब बात आती है सेल थ्योरी। देखो अपने पहले स्टेटमेंट दे दिया, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? स्लीडन और स्वान दोनों ने। तो उन्होंने संयुक्त रूप से क्या किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए? अब सुना स्टेटमेंट, सभी जीव कोशिकाओं तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसमें क्या बोला गया है? सभी जीव कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। बिल्कुल क्लियर है बेटा। जितने भी जीव हैं वो किसके बने हैं? कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने। ये स्टेटमेंट किसका है बेटा? इन दोनों का। तो ये संयुक्त रूप से क्या हो गया? एक तरह से इसको बोला गया ये कोशिका सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि सभी जीव कोशिका तथा इसके उत्पादों के बने होते हैं। और अगली बात इंपॉर्टेंट है कि जो कोशिका होती है वो सभी जीवों की आधारभूत या मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल बेटा सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल बातें ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया सेल थ्योरी के अंतर्गत ये दो मुख्य बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सभी जीव कोशिका इसके उत्पादों के बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात आती है यहाँ पर इसकी कमी क्या थी बेटा? कोशिका सिद्धांत की क्या कमी थी? इसका ड्रॉबैक क्या था? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो कोशिका सिद्धांत था या स्लीडन जो स्वान थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नई कोशिकाएं, न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं कर दो बेटा इसको, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है,
तो इसको एक्सप्लेन करने में क्या रहे बेटा, ये असफल रहे। इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। अगर अपन देखो उस टाइम की बात करें, अभी तो आपको पता है कि डिवीजन होता है, लेकिन उस टाइम में नई कोशिकाएं कहाँ से आती हैं उसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी जीव बेटा छोटा होता है, फिर उसकी साइज इंक्रीज होती है, ओब्वियसली कोशिकाओं का बना है, तो नई कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं, बनी हैं, तो कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ इसको बताने में क्या थे, ये असफल रहे। तो इसकी कमी क्या रही, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद आया बेटा आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत, यही मेंशन कर रहा हूं बेटा मैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसको बोलते हैं बेटा अपन इंग्लिश में मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसको कई बार बेटा सेल डॉक्ट्राइन भी बोल देते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, ये शब्द है केवल, इनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेल डॉक्ट्राइन भी इसी का ही नाम है, सेल प्रिंसिपल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बेटा, अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते जाएं ताकि आपका रिवीजन रहे। ये किसने प्रतिपादित किया था, बाई रुडोल्फ वर्चो। ये साइंटिस्ट है बेटा रुडोल्फ वर्चो, ये बात है बेटा आपकी 1855 तो 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसने जो स्टेटमेंट दिया था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर एग्जाम में आता है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। क्या बोला बेटा इसने, ध्यान दें, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसने स्टेटमेंट जो दिया था वो क्या दिया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओके, ये उसकी भाषा में ये था, लैटिन वर्ड है ओमनीज सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। यही लिखता हूं मैं, नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, निर्मित होती है, जिसको अपन किस में ले बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी में। और कैसे होगा बेटा, डिवीजन के द्वारा, जो अपन सेल साइकिल सेल डिवीजन में पूरे डिटेल में लेंगे। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, रुडोल्फ वर्चो ने, जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग क्या है, नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये बात होगी किसकी बेटा, आपकी सेल थ्योरी की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, जो सेल थ्योरी है उसका एक्सेप्शन, अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे। इसका जो ट्रू एक्सेप्शन है वो है वायरस, विषाणु, वायरस या वायरोइड भी होते हैं बेटा, या फिर प्रियोन्स, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। आप पूछो कैसे, क्योंकि आपने भी बोला है सभी जीव कोशिकाओं या इसके उत्पादों के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरस वायरोइड प्रियोन में जो है कोशिका संगठन नहीं पाया जाता। जैसे वायरस बात करेंगे अपन, डाइवर्सिटी में पढ़ चुके होंगे या तो आप पढ़ोगे, वायरस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है बेटा। ठीक है, जो वायरोइड है, यही मेंशन कर रहा हूँ बेटा, जो वायरस है किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरोइड किसका बना होता है बेटा, ये आरएनए है केवल, ये भी क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है केवल। प्रियोन जो हैं ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें कोशिका संगठन नहीं पाया जाता। तो ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के क्या हो गए बेटा, अपवाद हो गए। ठीक है, तो ये अपवाद की बात करें तो वायरस आपको उसमें काउंट करना है। तो ये बात होगी बेटा आपकी कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, स्लीडन तथा स्वान दोनों ने। क्लियर,
स्लीडन के कथन क्या क्या हैं अलग से याद रखने हैं। स्लीडन ने एक ही कथन दिया था बेटा, जर्मन बोटनिस्ट है, 1838 की बात है, और उसने अनेक पादपों पर अध्ययन किया। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आपके टिप्स होने चाहिए कि स्लीडन की बात करें तो आप तुरंत बोलोगे स्लीडन जो है उन्होंने अनेक पादपों पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने यह बताया कि पादप जो है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं जो ऊतकों का निर्माण करती हैं। फिर आ जाओ स्वान पे। स्वान ने क्या क्या बात बताई बेटा, स्वान से संबंधित बात इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, 1839 की बात है। जंतु कोशिका का अध्ययन किया कि जंतु कोशिका पतली परत द्वारा घिरी होती है, जिसको आजकल आज के टाइम में किस नाम जानते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पादप कोशिका के अध्ययन किया और उसने बताया कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के एक महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण है। उसने एक परिकल्पना प्रतिपादित की जिसको बोलते हैं स्वान परिकल्पना, जिसके अंतर्गत क्या बताया उसने, जंतु या पादप जो है उनका शरीर, जंतु या पादप जो शरीर है वो किसका बना होता है, कोशिकाओं तथा इसके उत्पादों का बना होता है। सिंपल सी बात है। फिर आगे बार आपकी सेल थ्योरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, सेल थ्योरी की कमी क्या थी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, किसने प्रतिपादित किया, रुडोल्फ बर्चो ने, कब की बात, 1855, और ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस तरह से आपको बेटा स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे। तो आज तो इंट्रोडक्शन की बात की अपन ने, एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, लेकिन आपको इतना पता लग गया होगा बेटा, चाहे एनसीईआरटी में पन्ने कम हो लेकिन हर एक लाइन में क्या है बेटा, क्वेश्चन छुपा हुआ होता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपने बोला कि कोशिका सिद्धांत छोटा सा टॉपिक है, उसमें हर एक लाइन जो है उस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पॉइंट पर आपने चूक कर दी, जहाँ वो आपने जो है दिमाग से स्लिप हो गया, वहीं आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छे तरह से रीड करें। हर एक लाइन पे ऐसे समझे कि ये क्वेश्चन अब की बार आएगा, उसका रीजन, एक्सप्लेनेशन, उसका लॉजिक क्लियर। तो ये बात अपन ने कर ली कोशिका सिद्धांत की। अब कोशिका सिद्धांत के बाद अपन बेटा बात आगे जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिका का समग्र अवलोकन, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन जो है दो प्रकार का होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन और यूकैरियोटिक कोशिका संगठन। तो इस चैप्टर में पहले आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ये कोशिका के आपने बेसिक पॉइंट समझे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कोशिका क्या है, मैंने बताया कि स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अलावा और सारी स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे अपन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका संगठन में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कोशिका की संरचना क्या होती है, किस तरह से वो जो है वो कार्य करने में सक्षम होती है। तो सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन पे चलेंगे अभी, और उसके बाद में अपन यूकैरियोटिक कोशिका संगठन को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर दोनों में अंतर आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो जीवों में भी अंतर आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, तो उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। आज का आपका केवल इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, ये समझ लो, पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में आपको मैंने इतना ही बताया है कि आपको किस तरह से पहले तो स्टडी करनी है, ठीक है, और किस तरह से आपको इसको कंटिन्यू करना है। एक बात और यही बता देता हूँ बेटा आपको मैं, आपकी एनसीईआरटी में तो चलो टॉपिक हो गया सेल बायोलॉजी, जिसमें आप केवल सेल के बारे में स्टडी करोगे, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे पूरी एनसीईआरटी को गो थ्रू करवा रहा हूँ बेटा, देखो आपको पता है बेटा ये सेल है, अब मेरे साथ रहें बेटा, एक कोशिका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोशिका एक सिंगल सेल यदि स्वतंत्र जीवन अस्तित्व व्यापन करती हो और सारे कार्य करने में सक्षम हो, तो आप उसको क्या बोल दोगे, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा वो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन अनेक कोशिकाएं अगर मिलकर कार्य करती है तो उसको मल्टीसेलुलर, तो उसका एक संगठन होगा जिसको ध्यान दें। सेल है, सेल मिलकर क्या बनाती हैं बेटा, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन बनते हैं। फिर क्या बनेगा आपका, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी समझो, कोशिकाएं मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। तो आप बताओगे बेटा ये ऑर्गेनिज्म जो बना है उसको क्या बोलोगे आप, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी में देखो क्या क्या है बेटा, सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी करेंगे अपन कंप्लीट। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल का डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सारा कंप्लीट स्टडी करेंगे। फिर आगे आपका टिश्यू, तो आप बताओ बेटा, आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो टिश्यू सिस्टम, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, अलग अलग स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, सबकी स्टडी करेंगे। तो ऑब्वियसली ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ऑर्गन सिस्टम, ये सारा भी एनसीईआरटी में जो है एक्सप्लेन कर रखा है। फिर ऑर्गेनिज्म पे आ गया अपन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, जिसको अपन डाइवर्सिटी में इंक्लूड करेंगे। पहला चैप्टर जो है विविधता, विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो संरचना में, स्वरूप में क्या होते हैं, विभिन्नताएं दर्शाते हैं। एक बात पे ध्यान देना बेटा, जो डाइवर्सिटी है वो क्या बता रही है आपको कि अपनी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं जो स्वरूप में, आकार में, मॉर्फोलॉजी में विभिन्नता दर्शाते हैं। लेकिन कोशिका सिद्धांत जो है उन सब में एकत्व को प्रदर्शित करती है। क्या एकत्व क्या हो गया बेटा कि सभी जीव किसके बने हैं, कोशिकाओं के। लेकिन फिर भी वो देखो आकार में, स्वरूप में, कार्य में क्या है, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जो डाइवर्सिटी में अपन स्टडी करेंगे। तभी तो ऑर्गेनिज्म में देखो डाइवर्सिटी में आपको प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब अलग अलग स्टडी करोगे आप। ऑर्गेनिज्म की आगे की बात करें बेटा अपन, तो ऑब्वियसली फिर इकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। 12th का लास्ट चैप्टर बेटा एनसीईआरटी का इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उसमें क्या होगा बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन करता है, अंतर क्रियाएं करता है। तो इकोलॉजी में होता है क्या बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो अंतर क्रियाएं करता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इकोलॉजी। तो वो भी चैप्टर हो गया। फिर बात करें अपन बेटा सेल की, तो आप जानते हो बेटा सेल भी बनी होती है किसी की। सेल जो है उसके अंदर वाटर, सेल में प्रोटीन भी होता है बेटा, इसके अलावा लिपिड भी होते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं बेटा, इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सेल का क्या हो गया बेटा, रासायनिक संगठन हो गया। इसका मतलब सेल का कंपोजिशन, जिसको अपन बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे बेटा, जैव अणु। तो सेल जो है वो स्वयं भी किसकी बनी है बेटा, जल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, मिनरल, इनसे कोशिका का निर्माण होता है। तो ये जैव अणु वाले चैप्टर में ये सारे आ जाएंगे। तो पूरी एनसीईआरटी में जो है सेल को ही लिंक कर रखा है बेटा। तो इतना समझ में आ गया बेटा, सेल जीवन का जो है वो क्या है, यूनिट है, आधारभूत इकाई है। सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब आगे वाले टॉपिक पे अपन सेल की स्टडी पे चलेंगे, कोशिका की संरचना, उसके संगठन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे आपको देखो रोज़ बेटा इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है, तो आपको रिवीजन करके आना पड़ेगा। ये मैंने आज जो बात की है एनसीईआरटी के केवल 2 पेज हैं, पहला और दूसरा। कल अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन का इंट्रोडक्शन और उसको स्टडी करेंगे। तो आप थोड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन का एनसीईआरटी से रीड करें, बहुत कम दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन अपने को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अपन कल बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा बेटा रिवीजन अच्छे से करें और मन लगा के आपको स्टडी करनी है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा मन लगा के स्टडी करोगे आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। बिना मन के पढ़ोगे, पढ़ लोगे लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, आपका ही वापस टाइम खराब होगा। तो पढ़ना ही है तो पूरा दिल लगा के पढ़ो, ताकि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे, दोबारा रिवीजन करने की कम आवश्यकता हो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।